हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में आमतौर पर एनडीए कैंडिडेट और इंडी कैंडिडेट के जो अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो आमने सामने होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसी सीट है पालघर, जहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी जो बहुत छोटी पार्टी है, लेकिन उसके मुकाबले में इंडी अलायंस और एनडीए के कैंडिडेट मुकाबला कर रहे हैं। आपका मुकाबला किससे है? देखिए, ये देश में इलेक्शन जो चल रहा है वो भाजपा वर्सेस जनता ऐसा चल रहा है, और जनता हमारे साथ है तो नेचुरली हमारा भाजपा से इलेक्शन में पंगा चालू है। हमारा पंगा इसलिए चालू है कि 2014 में तुम हम सब अच्छे दिन आने वाले थे, सस्ताई आने वाली थी, नौकरी मिलने वाली थी, घर मिलने वाला था। इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, और आप देखेंगे जुमले पे जुमले चालू है। तो कहीं ना कहीं जनता की ये आवाज़ है, और इसलिए हम ये बार भी खड़े हैं। 2009 में हमारे एमपी थे, बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बीच के 10 सालों में सब जनता अंधभक्त बन गई थी अच्छे दिन के पीछे। अभी सबकी आंखें खुल गई, तो जनता हमारे साथ है और हम जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अजू पटेल बहुजन विकास अघाड़ी के संगठन मंत्री है, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है इनकी। और जहाँ तक जिस तरीके से बीजेपी में अमित शाह का कद है, चाणक्य माने जाते हैं, थिंक टैंक माने जाते हैं, उस तरीके से बहुजन विकास अघाड़ी के ये थिंक टैंक माने जाते हैं अजू पटेल। पाटिल साहब, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपका मुकाबला भाजपा से है, लेकिन भाजपा में भी काफ़ी पंगा चल रहा है। राजन गावित जो है काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम बोल रहे हैं कि 10 साल में इन्होंने कुछ काम नहीं किया। वही उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनको टिकट दिया नहीं, दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया। जिसको दिया है वो गए विधानसभा में 30,000 वोट से विक्रमगढ़ से गिर गए थे। तो नाराज़गी तो है उनके ऊपर। वो कांग्रेस में थे, फिर दूसरी जगह गए, फिर तीसरी जगह गए, वापस अभी शिवसेना में आए, और आगे चल के वो वापस कांग्रेस में जाएंगे। तो उनकी नाराज़गी का आपको फ़ायदा मिलेगा? नाराज़गी का फ़ायदा नहीं है। जनता हमारे के साथ है, और जनता काम करने वाले के पीछे रहती है। 35 साल से लोक नेता हितेंद्र ठाकुर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी काम कर रही है। यहाँ पे 6 एमएलए है, 6 में से 3 एमएलए बहुजन विकास आघाड़ी के हैं, एक कम्युनिस्ट का, एक राष्ट्रवादी है। वो बहुजन विकास आघाड़ी के सपोर्ट से ही चुन के आए हैं। और वो एक शिवसेना का था, उद्धव बालासाहब ठाकरे का था, अभी वो शिवसेना में गए। वो भी जब भी काम होता है, कुछ होता है, तो मार्गदर्शन लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी का लेते हैं। यहाँ पे कॉरपोरेशन है, 115 में से 109 बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक हैं, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, तो सब में बहुजन विकास आघाड़ी एक नंबर पे है। तो इसीलिए जो कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी के एमएलए, उन्होंने पवार साहब को बताया था कि भाई ये बार बहुजन विकास आघाड़ी को सीट छोड़नी चाहिए, लेकिन शिवसेना ने बंटवारा होने के पहले ही अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। आखिर हमको हमारे दम पे चुनाव लड़ना पड़ा। आपके खिलाफ कई बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे आके प्रचार कर चुके हैं, कुछ नाम गिनाना चाहेंगे? नहीं, देखो, दिल्ली से लेके स्टेट के सब बड़े बड़े आ गए हैं। गए बार 1-2 आए थे, ये बार तो डज़न के ऊपर सब गली में आ रहे, घूम रहे। हमें बोल रहे हैं कि भाई तुम गली वाले हैं, दिल्ली में क्या तुम्हारा काम है। लेकिन ये सब दिल्ली वाले अभी गली गली में घूम रहे हैं, तो डर गए हैं। उनकी पुलिस रिपोर्ट, उनका सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि बहुजन विकास आघाड़ी का कैंडिडेट 100% चुन के आने वाला है, इसलिए वो आ रहे हैं। हमको कुछ उससे फिक्र नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जनता हमारे साथ है, ये बोल रहा है अजू पटेल का। अजू पटेल हालांकि नाम लेने से परहेज कर रहे हैं। मैं आप जनता की जानकारी के बता देता हूँ कि यहाँ पे अमित शाह आ चुके हैं, उद्धव ठाकरे आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे के विनायक राउत जो कद्दावर नेता है शिवसेना के, वो मोर्चा जमा के बैठे हुए हैं, लगातार यहाँ के वोटों के संपर्क में हैं। और कल योगी भी आ रहे हैं। इतने बड़े नाम एक छोटी सी पार्टी के मुकाबले में अगर खड़े हैं तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी। सब जहाँ तक आपका सवाल है, आप गली गली की बात कर रहे हैं, आपका पॉलिटिक्स तो अभी तक यहीं तक सीमित है। जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका है, आपका अधिकार है, प्रभाव है,
लेकिन सब पब्लिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। देखिए कि जब बलेराम यादव जी चुन के आए उस वक्त आपने देखा होगा म्यूनसिपैलिटी का बजट 3,000 करोड़ के ऊपर गया था। इतना ऊपर क्यों गया था? तो उन्होंने जो अनुदान लाना था केंद्र से वो लाया था, तो सीवरेज का काम चालू हो गया, फायर फाइटिंग का हो गया, रेलवे की सुविधा बढ़ गई। तो ये जितने भी काम हुए आप देखेंगे उस वक्त अनुदान लाया गया, एसटी आ गई, डंपिंग ग्राउंड का हो गया। उसके बाद क्या हो गया कि वो जो काम सैंक्शन थे आज तक वही काम चालू है। और ये जो एमपी थे बीजेपी के उन्होंने कुछ भी नहीं लाया, इसलिए 3,000 करोड़ का जो बजट था कॉरपोरेशन का वो 600 पे आ गया। सब मार्केट में चर्चा ये भी है कि हितेंद्र ठाकुर को बीजेपी की तरफ से प्रपोज किया गया था कि आप राज्यसभा में चले जाइए, फिर कहा गया था कि आप हमारे चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़िए, ऐसी कोई बात हुई? ये जुमला है बीजेपी वालों का, हमारे वोट काटने के लिए ये नौटंकी उनका चालू है। आप देखेंगे कि लास्ट के अभी एक दिन में उबाटा और बीजेपी साथ साथ रहेंगे, वो जानबूझ के करते। 35 साल में एक बार भी बीजेपी के साथ हमने युति किया नहीं है, बराबर है। पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो सिर्फ वसई तालुका है, ये इलाका है जिसमें बीजेपी शिवसेना एंट्री कर नहीं पा रही हमारे वजह से। ये उनके मन में दुख है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे गलत गलत कुछ भी प्रोपोगंडा करते हैं, हमें बदनाम करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बातें करते हैं। कभी हमने उनके पास गए नहीं, उनके पास कुछ मांगा नहीं है। मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही बोले थे जाके पवार साहब को इनको दे दो, तो बीजेपी के साथ सवाल ही नहीं जाने का या युति करने का। किया नहीं, आज तक किया नहीं, इतने 35 साल में, आगे करेंगे नहीं। ये कौन बोल रहा है? जो 30-35 साल बीजेपी के साथ संसार कर रहे थे वही अभी झगड़ा हो गया है इसलिए बोल रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर जी तो बताया है कि उन्होंने उनको पूछा था कि भाई चलो युति करेंगे, लिखित दे दो को 5 साल बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं, तो शिवसेना ने बताया था नहीं नहीं हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हैं। तो ये इलेक्शन के बाद सब बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन हम जो है खिलाफ है और हमने अपने ताकत पे हमारे जनता के भरोसे हम लड़ रहे हैं। पाटिल साहब एक बार बताइए, बीजेपी के लोगों ने शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, ऐसा आरोप है, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, इतनी बड़ी बड़ी रीजनल और जमी जमाई पार्टी नेशनल लेवल की जब भाजपा के मुकाबले नहीं टिक पाई, तो आपको लगता है कि ये जो आपकी पार्टी है जिनका एक सांसद कभी हुआ करता था अभी वो भी नहीं है, तो मुकाबला कर पाएंगे? आपको डर नहीं लगता उससे? डरने की क्या बात है? आपने देखा होगा 90 से ये अभी डर रहे हैं, 90 से हमारे ऊपर तो सब सुनामी आके गई, लेकिन हम है वहीं पे है, हमारे साथ जनता है, हम किसी को डरते नहीं है। डर किसको है? बराबर है ना, कुछ घोटाला है उनको दम है, हमें डर नहीं है। भगवान ने हमको बहुत दिया है। 1965 से हितेंद्र जी ठाकुर के चाचा पॉलिटिक्स में हैं, 1965 से, तो सवाल ये नहीं है। और 65 से वो कांग्रेस के थे, बराबर है, तो फैमिली का बैकग्राउंड कांग्रेस का है, तो सवाल नहीं हम किससे डरते हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे। पवार साहब भी कांग्रेस छोड़ के अपनी पार्टी उन्होंने बनाई और अभी उनका सुझाव था कि भाजपा बहुत मजबूत हो चुकी है, लिहाजा रीजनल पार्टियों को मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लेना चाहिए। पवार साहब का ऐसा बोलना है, आपको लगता है कि आगे जाके आप भी कहीं किसी पार्टी में जुड़ना चाहेंगे या कोई प्रपोजल इस तरीके का? नहीं नहीं, हमारी पार्टी है, हमारी ताकत है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर कांग्रेस सपोर्ट मांगती है तो उसका हम सोचेंगे उसके बारे में। अब तक का आपका इतिहास रहा है, जब भी कोई रूलिंग पार्टी होती है आप उसके साथ में चुनाव जीतने के बाद जाते हैं, इस बार भी ये आपका स्टैंड रहेगा और क्यों रहेगा? देखो, एक बार इलेक्शन होने के बाद, सरकार बनने के बाद, सरकार किसी पार्टी का रहता है क्या? अगर हमारी ज़रूरत कांग्रेस को है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ का विकास होने के लिए हमको तो किसी न किसी के सामने तो जाना पड़ेगा ना, मांग करनी पड़ेगी, भाई हमारे ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। जब गवर्नमेंट गिर रही थी तब एक वोट के लिए हमने गवर्नमेंट बचाई थी कांग्रेस की, उस वक्त हमने कुछ मिनिस्टर पद नहीं मांगा था। लोग नहीं थे, हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला मेरे इतने काम है वो काम करो, मिनिस्टर मुझे मत बनाओ।
कांग्रेस की गवर्नमेंट को बचाया था। उस वक्त अगर सोचते थे तो गिरा सकते थे। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से विकास की बात हर पार्टी करती है, आपके इलाके में भी विकास हुआ ही होगा डेफिनेटली। जो नए लोग आए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम थे। जैसे पापड़ की इनका डरन था, 9 लाख लीटर ही पानी था, पेल्लार का था वो कम था। लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी चुन के आने के बाद वो 4 गुना बढ़ा दिया कैपेसिटी उसका। बाद में उसगांव का डैम बनाया, सिरौली पे पानी हटा के वो पानी मिला। बाद में सूर्या टप्पा 1, 2, 3 वो चालू हो गया। उस वक्त जो पहले के एमपी थे वो पालघर के एमएलए थे, उन्होंने अनशन किया था पालघर में कि भाई हमारे पालघर का खेडूत का पानी वसई विरार को देंगे नहीं। यहाँ वहाँ पे पानी अड़ाने के लिए बैठते थे, अनशन करते थे और यहाँ लोगों को भड़काते थे। लेकिन हमारा वसई विरार ऐसा है कि पूरे भारत में लोक संख्या बढ़ने का जो रेट है पॉपुलेशन का, वो पूरे भारत में हाईएस्ट है। भारत में ना एशिया खंड पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा हो रहा है और उसमें भी ईस्ट पोर्शन वसई का है वो है। तो जो भी समस्या रहती है हम अगर प्लानिंग करेंगे तो फेल हो जाती है। इसलिए अभी पानी आया है, सूर्या 1, 2, 3 टप्पा हो गया, लेकिन आज के बाद 50 साल में तकलीफ नहीं रहे। इसलिए धेरजी डैम का एक सपना हितेंद्र ठाकुर जी ने देखा है, उसका प्लानिंग भी चालू हो गया, उसका काम भी चालू हो गया। यहाँ पे पानी है लेकिन अभी जो लाइन चाहिए वो नहीं है। हमारा बजट 600 करोड़ ही है, मुंबई का बजट 40,000 करोड़ के ऊपर है। मुंबई 1864 की बनी हुई है। एरिया देखेंगे मुंबई का 465, हमारा 435 है, करीबन उतना ही है, बराबर है। तो एरिया ज़्यादा है, नए काम करने हैं तो खर्चा ज़्यादा है। उसके लिए हमारा पहला टारगेट है रोड है, गटर है, पीने के पानी है, सीवरेज लाइन है, डंपिंग ग्राउंड है, उसको प्रायोरिटी हम देते हैं। तो जो इसलिए मैंने बोला जो 90 से आए उनको मालूम है क्या था और क्या हो गए। नहीं, डेफिनेटली परिवर्तन तो सब हुआ है, लेकिन आज भी हालात ये है कि कोई बच्चा नाला सुपारा वसई का नौकरी मांगने जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि नाला सुपारा वसई का जो इलाका है बारिश में साथ डूब जाता है। ये तकलीफ पे जोर तो है ही। बराबर है ना, इसीलिए सीवरेज की लाइन है। देखो वसई के दोनों साइड में खाड़ी है, बराबर है। और जब समुद्र को भरती आती है, एक साइड समुद्र है, 2 साइड खाड़ी है, तो जब समुद्र को हाई टाइड होती है और खाड़ी का पानी बढ़ता है और बारिश हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। मुंबई में ऐसा एरिया दिखाओ मेरे को कि वहाँ पानी नहीं भरता है, तो नेचुरली है कि ऐसा होने के बाद 2-4 दिन के लिए वसई को तकलीफ है, लेकिन उसके लिए भी सोल्यूशन है, काम जोर से चालू है। पहले जो पानी निकल जाता था उसमें अभी मैनग्रोव्स बढ़ गई है। आप 90 से रहते इधर, आपको मालूम है कि जब मुंबई में जाते थे तो मैनग्रोव्स के झाड़ सिर्फ 4-4, 5-5 फुट के थे, अभी तो बड़े बड़े पेड़ हो गए, वो पानी में रुकाव देते हैं। तो उसके लिए भी कोशिश चालू है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि विकास नहीं हुआ है। ऐसा विकास का काम जोर से चालू है। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसके लिए अपना एमपी चाहिए जो 10 साल में काम हुआ नहीं। अदरवाइज जो सीवरेज का काम चालू है, विरार में एक पहला टप्पा हो गया, सोपारा चालू हो जाता था, पूरा हो जाता था, पूरा वसई तालुका हो जाता था 10 साल में। लेकिन ये जो एमपी थे उन्होंने कुछ भी अनुदान लाया नहीं, कुछ भी फंड सेंट्रल से लाया नहीं, इसलिए ये तकलीफ है। दूसरा ऐसा है कि आप सोपारा की बात किया, आज जितनी बस्ती बढ़ गई है आपको ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं होती है। इसलिए हमारा ये कोशिश है कि सोपारा से ट्रेन छोड़ी जाए सुबह के टाइम, वसई से छोड़ी जाए, यानी विरार से, यानी सब जगह से अगर ट्रेन जाती है, विरार सोपारा के बीच में और एक स्टेशन होना चाहिए, सोपारा वसई के बीच में एक स्टेशन होना चाहिए। ये भी हमारा कोशिश चालू है, वो भी हो जाएगा। पाटिल साहब, एक आम जनता से जुड़ा हुआ एक बहुत ही करीबी मामला रहा है निर्माण कार्य का। यहाँ पे सस्ते मकान मिलते हैं, मुंबई के लोग यहाँ डाइवर्ट होते हैं, लेकिन बेचारों को पता नहीं होता है कि ये लीगल है इलीगल है। इस चक्कर में इलीगल काफ़ी बढ़ जाता है, पैसा दे के मकान लेते हैं लोग, बाद में बीएमसी तोड़ देती है और व्यक्ति फंस जाता है, काफ़ी नुकसान होता है आम जनता का। इसके लिए कुछ सोल्यूशन बनाया आप लोगों ने ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हो पाए? देखो लोगों को मालूम है सब कुछ ये इलीगल है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मुंबई छोड़ के लोग आते हैं, अपना गांव छोड़ के आते हैं,
क्यों आते हैं? वहाँ के राजनेता जो है वो नालायक हैं, उनके वजह से उनको इधर आना पड़ता है। बीजेपी और सेना 30-35 साल से मुंबई पे राज कर रही है। जब ब्रिटिशों ने मुंबई बनाई तो बीडीडी चाल जैसी चालें बनाई लोगों को रहने के लिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्लम डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को मुंबई से भगाया। समझो बिल्डिंग बन गई, एक फ्लैट में 3 जन आदमी रहते हैं, उनकी 3 जन की फैमिली, 4 जन की फैमिली रहती है, उनको सर्विस देने वाले 10 जन हैं। वो किधर रहेंगे? इसका उन्होंने सोचा है क्या? उन्होंने कुछ सोचा नहीं। फिर लोग जाएंगे कहाँ? और जिसको 10,000 पगार है, 15,000 पगार है, 8,000 पगार है, वो ऑफिशियली कंस्ट्रक्शन में काम ले सकता है, घर मकान ले सकता है। तो उसको मालूम है कि ये इलीगल है, लेकिन वो क्या करेगा? गांव में अच्छा घर भी रहे, सब कुछ है, तो भी यहाँ पे स्लम में आके रहना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के जो पॉलिटिशियन है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसलिए वो गांव छोड़ के इधर आना तो ऐसे पड़ेगा। गरीब जरूरतमंद लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, ताकि उनके घर में छत छत हो जाए उनके सर पे, आपका कुछ प्लानिंग वगैरह है? यस, हमारा प्लानिंग है कॉरपोरेशन की तरफ से। अभी प्रशासकीय बॉडी है हमारे, स्लम डेवलपमेंट जैसी मुंबई में होती है वैसा यहाँ का जितना भी स्लम है बोलो या चाली एरिया है, उसके लिए प्रपोजल बनाया हुआ है। हम गवर्नमेंट के पीछे हैं कि कम से कम कुछ हाउसिंग स्कीम बने और ये लोगों को यहीं पे घर मिले। यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, मुंबई और बाकी जगह की तुलना में यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। क्या वजह है इसकी? पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत भी इसके पीछे है। नहीं, कैसे है देखो, सब बाहर से आए हुए मैक्सिमम लोग हैं, उनको काम, अपना काम और अपना घर उतना ही है, तो बाकी की सोच नहीं है। जब ज़्यादा पैसा बढ़ जाता है तो ये सब बातें बढ़ जाती है। सब पॉलिटिशियन यहाँ के, वो भी यहाँ के अच्छे पॉलिटिशियन है। आपने देखा होगा इलेक्शन के लिए हर जगह पैसा काम करता है, यहाँ पे सब पार्टी को पैसा नहीं काम करता है। थोड़ा सा अभी बढ़ गया है, 14 के बाद थोड़ा सा वो चालू हो गया है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन भी सब अच्छे हैं, नहीं है ऐसा नहीं, सब अच्छे हैं, तो एक दूसरे को संभाल लेते हैं, इसलिए क्राइम करने वाले हावी नहीं होते, दबा के रखते हैं सबको। जिस तरीके से गडकरी साहब काम लेते हैं अपने सरकारी अधिकारियों से, ऐसा सुनने में आया है, पता नहीं कितना सही है गलत है, आप भी अपने नगर सेवकों को इस तरीके से पब्लिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं डांट के, समझा के, जितने ठाकुर का जिक्र होता है, गरिया के जो है काम लेते हैं, सही है? देखो, कॉरपोरेशन के 115 में से 109 बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक हैं, और ये मुझे लगता है भारत का रिकॉर्ड होगा। विरार नगर पालिका था 100% कॉरपोरेट नगर सेवक बहुजन विकास आघाड़ी के थे। उसके पहले 4 बार ग्राम पंचायत हुई तो 100% इतने ठाकुर जी के पैनल के चुन के आते थे। लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और भरे पेट के है, सब कुछ काम धंधा करते हैं, सर्विस करते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम ही नहीं, सब पार्टी के यहाँ के जो जितने भी हैं पॉलिटिशियन लोग वो अच्छे हैं। करप्शन हमारे यहाँ नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बाहर है उतना नहीं है। जो अफसर है बाहर से आए हैं उनको कुछ लेन देन नहीं, लेकिन कॉरपोरेटर जो है, नगर सेवक जो है, वो ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, तो वो ऐसा कुछ धंधा करेंगे। आपको लगे ये चर्चा ये भी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, और इसकी वजह से हर बार आपको एक कमज़ोर कैंडिडेट सामने से मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। काम करने वाले हैं जितेंद्र ठाकुर जी, और काम करते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। जब इलेक्शन खलास होता है तो दूसरे दिन से सबसे प्यार मोहब्बत से रहते हैं। किसी के ऊपर ये पार्टी का है, वो पार्टी का है, उसके ऊपर एलिगेशन करते नहीं, सबको लेके काम करते हैं, इसलिए सब साथ में रहते हैं। दूसरा ऐसा कि आपने देखा होगा कि शिवसेना और बीजेपी दोनों आमने सामने खड़े रहते। महाराष्ट्र में 288 सीट है, 287 में सामने सामने खड़े थे, लेकिन हमारी एक सीट थी, उस पे वो दोनों एक साथ थे, हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। तो कुछ नहीं है, ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं, अपोजिशन वाले हैं, सब वो भले महाराष्ट्र में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, सेंटर में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लेकिन वसई में हमारे साथ वो सब एक है और हम एक साइड में। तो इतने ताकतवर आप हैं कि आपको हराने के लिए उन दोनों को साथ में आना पड़ता है? हम ताकतवान ऐसा नहीं है,
हमारे साथ जनता है। आपने देखा होगा, जनता है, प्यार है हितेंद्र ठाकुर जी के ऊपर। उन्होंने देखा है, आप कोरोना में देखे होंगे कि सब लोग भाग गए थे, सिर्फ हितेंद्र ठाकुर जी एक भी दिन उनका ऑपरेशन हुआ है, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हुआ था, अस्पताल में गए, एंजियोग्राफी किए, आके वापस ऑफिस में बैठे, घर पे नहीं गए, एक दिन भी नहीं। बराबर है। करीबन 2 करोड़ के ऊपर लोगों को खाना खिलाया कोरोना में। वो है उनकी सहयोगी संस्था है, जो भी ट्रस्ट है, सबको हेल्प करके 2 करोड़ के ऊपर लोगों को खाना दिया सब। क्योंकि यहाँ के लोकल थे, उनको तो घर का था, लेकिन जो बाहर सर्विस करने वाले थे, बाहर वाले थे, उनकी प्रॉब्लम हुई थी। आपको कृपा शंकर जी बताएंगे कि जब यूपी में गाड़ी गई तो सबको यहाँ से पानी, खाना, ये वो जितनी ट्रेन गई यहाँ से हमने दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला हमारे गांव जा रही गाड़ी मुंबई से निकली है, खाने का प्रॉब्लम है, आप गाड़ी में दे दो। यहाँ से भर भर के दिया, जाने आने को जितना जो सहयोग कर सकते थे वो किया। लेकिन और रेशन के बारे में, रेशन का पैसा भरना चालू किया, क्या हर एक का रेशन का पैसा भरना चालू किया, उसके साथ कांदा, बटाटा, तेल, दाल सब देना चालू किया। अपोजिशन वाले ने ऑब्जेक्शन दिया, सामान उठा के लेके गए, बराबर उधर पैसा भरने को मना किया। फिर हमने ठाकुर जी ने कलेक्टर साहब को लेटर लिखा कि भाई हमको परमिशन दे दो, लोगों का हम पैसा भरते हैं रेशनिंग का, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट किया, भरने नहीं दिया। ऐसे सब अपोजिशन वाले हैं। तो कोरोना में आपने देखा होगा कि करीबन बहुत से लोगों को घर में बैठ के ट्रीटमेंट, पूरी एक टीम थी, डॉक्टर नितिन थोरवे उनके जीजा है, उनके 100 जन की टीम थी, ठाकुर साहब के मार्गदर्शन से वो काम कर रही थी और लोगों को घर में जाके ट्रीटमेंट दे रही थी। ऑक्सीजन से लेके दवाई से लेके सब कुछ काम करती थी। मुंबई वालों की ये प्रॉब्लम हो गई, पूरे मुंबई के अस्पतालों का ब्लड खलास हो गया। उन्होंने ठाकुर साहब को बोला, हितेंद्र ठाकुर जी को, कि हमारी ये दिक्कत है, मुंबई में कोई बाहर ही नहीं आ रहा है ब्लड देने के लिए। हजारों बॉटल वसई विरार से मुंबई को बॉटल सप्लाई की ब्लड की। पांडे साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो सेंट्रल का विषय है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके हद में है, आप चाहे तो कर सकते हैं। आपके लगातार एमएलए रहे हैं, नगर पालिकाओं में आपका कब्जा रहा है, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे पाया साहब। हाँ, ये लोगों को मालूम नहीं है। करीबन 25 से 30 छोटे छोटे अस्पताल है, 2 अस्पताल का बड़ा काम चालू है, सोपारा में ही है तुम्हारे 400 बेड का अस्पताल का काम चालू है। वैसे गांव में वहाँ पे तो बड़ी बड़ी ऑपरेशन होती है। आपकी एक लेबोरेटरी नहीं ज़्यादा, मैं आपको रोकूंगा बीच में, माफ़ करना मुझे। सिटी स्कैन करवाना हो, वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट लेबोरेटरीज को रेफर करते हैं, 1500, 5000, 10,000 के बिल बनते हैं। बहुत तकलीफ होती है साहब, यहाँ से लोगों को भाग के काम में जाना पड़ता है। नहीं नहीं, कैसा है, देखो आप किधर भी जाएंगे तो ये प्रवृत्ति है, उसमें कुछ न कुछ रहता है, लेकिन सब सुविधा देने की कोशिश है। और आपने देखा होगा कि अस्पताल मुंबई में जो है पहले से बने हुए हैं, वो नए कोई बनाने को नहीं जाता है, क्योंकि खर्चा ही ज़्यादा है। मैंने बताया कि आबादी इतनी है और 600 करोड़ का ही बजट है, वो पगार में ही जाता है पैसा। इसलिए सेंटर से अगर अनुदान आएगा तो वो काम कर सकते हैं, नहीं तो वो लॉस में, जैसे अस्पताल है, स्कूल है, ये सब लॉस में जाने वाले हैं। आज तुम्हारे हमारे से स्कूल का पैसा लिया जाता है, शिक्षण कर लिया जाता है, वो कौन लेता है? वो स्टेट लेती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेती है। एक भी पैसा कॉरपोरेशन को मिलता नहीं है। सुविधा क्या देती है? सुविधा कुछ भी नहीं देते। तो अस्पताल का जो है मैक्सिमम अस्पताल है बराबर है, लेकिन बड़े अस्पताल का काम चालू है, कॉरपोरेशन अभी अभी बनी है। और जब मैंने बताया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट गिर रही थी, बचाया, तो उस वक्त हमने क्या मांग किया था कि सरकारी अस्पताल हमको दे दो, हम बनाते हैं। उसके लिए फंड भी रखा था। स्कूल हमको दे दो, हम बनाते हैं। लेकिन स्कूल भी नहीं दिया कॉरपोरेशन को, और अस्पताल भी कॉरपोरेशन को स्टेट ने दिया नहीं तो अभी आप देखते होंगे कि विरार, सोपारा, वसई में जो भी है गवर्नमेंट के अस्पताल है छोटे छोटे, वो कभी के डेवलप होते थे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, आगरी सेना का कोई टीचर है। देखो, वो हर नौटंकी करने वाले, आप सोपारा में रहते, आपको मालूम है 95 में वही बड़े बड़े बैनर लगे थे ऐसे ही। ये लोगों को मालूम है ये नौटंकी करने वाले कौन है, बराबर है। तो वही घसी पुरानी कैसेट बजा रहे हैं
और वो करने वाले जो 95 में बोर्ड लगा रहे थे वही अभी उनके साथ है। वो लोगों को मालूम है, ऐसे जितने भी आते हैं ना चिल्लाने के लिए, लोग उनको आंसर देते हैं। पाटिल साहब, एक समय था जब आपके समर्थन से उत्तर मुंबई का विरार का छोरा जो है सांसद बन गया था। मैं गोविंदा की बात कर रहा हूँ। जो लोग मुंबई से नहीं हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हितेन ठाकुर की वजह से उत्तर मुंबई का सांसद राम नाईक जैसे दिग्गज बंदे को हरा के कांग्रेस के बंदे को सपोर्ट किया था, और उसके बाद में वो चुनाव जीत के गोविंदा पहली बार विरार के छोरे के नाम से मशहूर हुए थे। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप किसी को जिता सकते हैं तो आपका कैंडिडेट पिछले 10 साल से क्यों नहीं जीत पा रहा साहब? आपको वही बताया ना, अच्छे दिन आने वाले थे, 15 लाख तुम्हारे खाते में आने वाला था, सस्ताई होने वाली थी, आपको नौकरी मिलने वाली थी, तो तुम आप सब उसके पीछे हो गए। फिर पुलवामा हुआ, मंदिर वही बनाएंगे, सब कुछ हुआ। अभी ये हो गया कि भाजपा वर्सेस पब्लिक, ये इलेक्शन हो रहा है। ये किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं लड़ रही है भाजपा, पब्लिक के अगेंस्ट लड़ रही है। तो हमारे को भी लॉस हो गया उसमें। बहकावे में आके लोग गए, सब ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। आज के भाषण में उन्होंने महंगाई के ऊपर बात की है क्या? नौकरी के ऊपर बात की है क्या? रोजगार के ऊपर बात की है? भ्रष्टाचार के ऊपर बात की है क्या? वो नहीं करती है। क्या सुविधा दी उसके ऊपर नहीं बोलते। 16 लाख करोड़ रुपए का इंडस्ट्री वाले का कर्जा माफ़ किया, वो खेडूत का करते थे तो बहुत अच्छा होता था। अभी उनके आजू बाजू में कौन है? आपके सांसद के जीतने की कितनी संभावना था? 100% है। 490 मिले थे गए बार, जी। अभी बढ़ के 6 लाख तक होने वाले हैं। अगर वो हमारी सहयोगी थे उस वक्त, वो अभी उनके साथ है, वो कट भी गए तो भी हम 5 के नीचे जाने वाले नहीं हैं। 2148 है टोटल, उसमें से अगर 55% पकड़ेंगे तो 11 लाख वोटिंग होने वाली है। 1 लाख नोटा और सबको जाएगी तो 10 लाख बचेगा। 10 लाख में 5 लाख हमारे पास आने वाला है किसी भी हालत में। आपको क्यों लगता है कि नोटा भी इस बार बढ़ेगा? नहीं, नोटा और अन्य है ना, 10 कैंडिडेट है तो नोटा पकड़ के, और 7 जन है, यानी 8 जन में 1 लाख जाएगा। 3 जन के पास 10 लाख आने वाला है, उसमें से 5 लाख हमारे हैं। 5 लाख में उनका बंटवारा होने वाला है। आप देखो, अभी एक दिन 2 दिन बाकी है, उबाटा और बीजेपी साथ साथ रहेंगे। उनको बताया था अंबेडकर साहब ने कि भाई लिख के दो, इलेक्शन के बाद आप बीजेपी के साथ नहीं लिखेंगे तो बोलता नहीं, हम हमारे रास्ते ओपन रखेंगे, दरवाजे ओपन रखेंगे। तो ये सब नौटंकी है। अगर उद्धव ठाकरे साहब को सीएम बनाते थे तो वो आज उनके साथ ही रहते थे ना। सेक्युलर बिक्युलर किधर, क्या है इनका कुछ? हम 35 साल से जहाँ पे है वही है, हमारा वही स्टैंड है। कोई गवर्नमेंट आने दो, कुछ आने दो, हम सेक्युलर हैं और सेक्युलर रहेंगे। पंडित साहब, इसी बताइए, जब भी चुनाव आता है मोदी जी मंदिर जाते हैं, राहुल जी को भी आपने कहीं ना कहीं जाते आते देखा ही होगा। तो क्या करते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? भाई की शरण में जाते हैं या माई की शरण में जाते हैं? हम 365 दिन सबके शरण में रहते हैं। वो इलेक्शन आने के बाद जाते हैं। हम सब त्यौहार मनाते हैं, सब फंक्शन मनाते हैं, सब धर्म मनाते हैं। तो लोगों को मालूम है ये 365 दिन अपने साथ है, और ये लोग इलेक्शन आने के बाद इनका नौटंकी चालू होता है। तो लोग हमारे साथ हैं। ये थे अजू पाटिल, संगठन मंत्री हैं बहुजन विकास आघाड़ी के। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने साथ सवालों के जवाब दिए हैं, और मुकाबला तो दिलचस्प होना ही है। देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को जनता किसके साथ में, किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। वोटिंग यहाँ पे 20 तारीख को होना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं तेज पवार, आवाज़ इंडिया, मुंबई। धन्यवाद।